ठीक है। और मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, ये जो लॉबी में इकट्ठे बच्चे रहते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, वो रजिस्ट्रेशन करा लें अपना। स्टार्ट कर रहे हैं। Myself Dr. Ashish Bhargav, and we will study about unit 3rd, optical fiber. So in last class we discussed the detailed study of optical fiber. Is it clear to you? Any problem or anything which you want me to again explain from this point? Say something. Yes or no? बच्चों बताएं, ऐसी कोई लाइन है जो आपको समझ नहीं आई हो? इज दिस होल पॉइंट क्लियर? इज दिस होल पॉइंट क्लियर टू यू और नॉट? बच्चों स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? अच्छा, अपन आगे चलें। माइसेल्फ डॉक्टर आशीष भार्गव, एंड वी विल start in this class we will start about optical fiber. In last class we discussed the optical fiber. Is it clear to you? Any problem or anything which you want me to again explain from this point? No sir. कुछ ऐसी लाइन है जो आपको समझ नहीं आई और आप जो है मैंने आपको जो है जितना भी कुछ था वो सब कुछ शेयर कर दिया। आप उसमें से कुछ ऐसी चीज भी है जो आप जो है वो दोबारा एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? No sir. जस्ट अ मिनट। अब दिखाई दे रही है? Yes sir. Yes sir. ओके। मैं आप लोगों को जो है जितना भी स्टडी मटेरियल है वो पूरा चैप्टर जो है आप लोग को शेयर कर चुका हूँ। एंड नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। लास्ट में जो अपन पढ़कर आए थे उसके अलावा जो अब अपन पढ़ेंगे वो ऑप्टिकल फाइबर का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। ओके। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो रह जाती है तो वो मुझे बताइएगा। देखिएगा जरा, अपन इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडी अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर। in figure 27 we have studied that there are three parts of optical fiber, which are represented as core, cladding and jacket. And we have also studied that first optical fiber is based on the phenomena of total internal reflection. Second, optical fiber pipe of optical fiber is of the radius of 10 to the power minus 6 meter. Okay. Third, refractive index of core, either refractive index or denser error medium. अपन दोनों में से कुछ भी बात कह सकते हैं। तो हमने कहा कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कोर जो है वो डेंसर होगी विथ रेस्पेक्ट टू क्लेडिंग, या अपन ने कहा व्हेन ए डेंसर रे
when a ray is inserted from denser to rarer medium, and if the angle of incidence is less than less than equal to critical angle, then the total internal phenomena is occur. हम आपको ऊपर वाला जो फिगर है 27 वो समझा के आए थे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों, उसकी परफॉर्मेंस भी बता कर आए थे। अब हम इसकी प्रॉपर्टी करेंगे तो उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ देखें बच्चे 28 में क्या है, इसने हम अपन ने थ्योरी कर रखी है और थियोरेटिकल पार्ट करने के बाद हमने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर रखा है। क्योंकि अपन लोग क्या, आप लोगों का कहना है बाइलिंगुअल करें, इसलिए अपन बाइलिंगुअल कर रहे हैं। किसी को हिंदी मीडियम से हो उसको दिक्कत आ रही हो तो बता दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम से हो उसको दिक्कत आ रही हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें जरा इस फिगर 28 को, हम यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ऑप्टिकल फाइबर की उसकी स्टडी कर रहे हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि सेंटर पार्ट जो है व्हाइट पार्ट दैट इज कोर, और ये आउटर पार्ट जो है दैट इज क्लीडिंग। और जैकेट के लिए हम ये कह कर आए हैं कि जैकेट जो है वो आउटर एटमॉस्फेयर से जो है प्रिवेंट करने के काम आती है, और देयर इज नो रोल ऑफ जैकेट इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पर जो है कोई भी उस जैकेट का जो है कोई रोल नहीं है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में या हम ये कहें कि लाइट के प्रोपोगेशन में तो हम जैकेट की स्टडी नहीं कर रहे अभी। जैसे सपोज एक लाइट जो है इंसर्ट हो रही है ए पॉइंट पर जो इंसर्ट हुई, तो हम शुरू में ही स्टार्टिंग में स्टडी करके आए कि परपेंडिकुलर से जो एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होती है दैट इज इंसिडेंट एंगल। अब ये जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले अपन लेट अस स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एन नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। एन नॉट मीन्स एन के नीचे जो जीरो लिखा हुआ है उसको अपन एन नॉट पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? से समथिंग, यस और नो? सर नो सर। बच्चे रिप्रेजेंटेशन को अपन पढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है, N0 कहें या N1 कहें, जनरली अपन जो है उसको N नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, या N0 कहने की अपेक्षा N नोट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर हम आगे देखें तो N1 से रिप्रेजेंट कर रखा है, और क्लेडिंग का जो है ये जो ब्लैकिश पार्ट कर रखा है उसमें हमने लिख रखा है N2। मीन्स क्या होगा, आउटर एटमोस्फियर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो N नोट से रिप्रेजेंट है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से रिप्रेजेंट कर रखा है, और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 से रिप्रेजेंट कर रखा है। ओके, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आई। अब हम देखें जरा एंगल जो है जब लाइट इंसर्ट होती है, जब ऑप्टिकल फाइबर में लाइट इंसर्ट हो रही है तो ये ए पॉइंट पर अल्फा एंगल बनाते हुए इंसर्ट हो रही है, ठीक है। और क्योंकि अंदर डेंसर मीडियम है, बाहर तो क्या होगी, एयर ही होगी, और जब ये अंदर आ रही है, इंसर्ट हो रही है, तो डेंसर मीडियम में होगी, तो हल्का सा जो है ये टिल्ट हो जाएगी किस तरफ, ये परपेंडिकुलर की तरफ जो है टिल्ट हो जाएगी, और ये बीटा एंगल बनाती है वहां पर, ठीक है। तो अपना इंसिडेंट एंगल तो ए पॉइंट पे क्या है, अल्फा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बीटा, ठीक है। और जब अंदर आती है वो अल्फा बीटा बनाने के बाद, तो बी पॉइंट पे इंसिडेंट होती है। बी पॉइंट के लिए हमने क्या कहा, अगर ये ऑप्टिकल फाइबर है तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए कंडीशन क्या थी कि जो बनने वाला एंगल है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम क्रिटिकल एंगल। तो इसका मतलब ये गामा जो बन रहा है ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम ये बनने वाला एंगल है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन गामा से रिप्रेजेंटेशन दिया है हमने। तो आपने क्या कहा, अल्फा एंगल इन जो इंसर्ट कर रहा है, जो जब लाइट इंसर्ट कर रही है तो जो एंगल बन रहा है वो अल्फा से रिप्रेजेंट करा है, और जब लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है अंदर जाके, अंदर कोर के अंदर जा रही है,
तो हमने बीटा से रिप्रेजेंटेशन करा है, और अंदर जाने के बाद जब बी पॉइंट पे हिट करती है तो जो बनने वाला एंगल है विथ रेस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर वो गामा से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, हम यहाँ देखें बी पॉइंट पे हमने 2 गामा से रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, तो बी पॉइंट पे जाएगी, बी पॉइंट पे इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स गामा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल को अपन यहाँ जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगाएंगे या करेंगे उसमें आईसी से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अगर अपन इसको आगे देखेंगे तो ये फिगर जो है ये इस तरह से चलता जा रहा है, आगे जाएगा तो वही गामा यहाँ है, तो आगे वही गामा एंगल बनेगा, और गामा एंगल बनाते हुए वो आगे जो है वो एक साइड से रे जा रही है और दूसरी साइड से रे जो है वो बाहर आ जाएगी विदाउट एनी एटेन्यूएशन और लॉसेस। ठीक है, हमने ये जो रिप्रेजेंटेशन दिए हैं वो ए पॉइंट तो इसका जो है बाहर से अंदर लाइट आ रही है वो है, बी पॉइंट वो है जहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, सी पॉइंट भी वही है जहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और डी पॉइंट भी वो है जहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, एन नॉट एन वन एन टू ये हम कहकर ही आए पहले कि एन नॉट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटर एटमॉस्फेयर, एन वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, एंड N2 is the refractive index of cladding। ठीक है, सपोज ऑप्टिकल फाइबर की रेडियस जो है जो कि बहुत कम होती है, अभी बताई थी आपको 10⁻⁻⁶ मीटर में होती है। अब आपको क्या है, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है, तो सपोज उसके लिए कोई भी हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, उसे 2a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 2a से रिप्रेजेंट नहीं करके 2a से इसलिए कराए कि डबल ऑफ ए हो गई, मतलब अगर अपने को जरूरत पड़ती है हाफ विड्थ कितनी होगी तो आप कह सकते हैं ए होगी, और पूरे की विड्थ मतलब आप क्या कहेंगे, डायमीटर 2a है इसका, और रेडियस जो है वो ऑप्टिकल फाइबर की डायमीटर भी नहीं कह पाएंगे, आप क्या कहेंगे, इसकी विड्थ जो है वो 2a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई फिगर में प्रॉब्लम है बच्चों? say something yes or no so that we can proceed। नो सर। नहीं है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत हो तो बीच में बोल दीजिएगा। अब देखें ये फिगर जो है इसी के अकॉर्डिंग अपन थ्योरी बना रहे हैं। ठीक है, अब हम ये मान के चल रहे हैं लाइट जो है ट्रांसमिट हो रही है ऑप्टिकल फाइबर के एक साइड से दूसरी साइड की तरफ विदाउट एनी एटेन्यूएशन और लॉसेस। ठीक है, या दूसरी शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि लाइट जो है प्रोपोगेट हो रही है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, और इनसाइड और आउटसाइड दोनों का, आउटसाइड जो दोनों के आउटर एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने एन नॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है, और इस फिगर को 28 नंबर हमने दे रखा है एज पर दी बुक, एज पर दी प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ स्नेल लॉ अगर अपन लगाते हैं तो स्नेल लॉ आप जो कर आए हो वो इस तरह से कर आए हो कि जो भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको अपन बाहर का जो एंगल बन रहा है उससे जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यहाँ पर एन नॉट है, एन नॉट से रिप्रेजेंट करा है, और बनने वाला इंसिडेंट एंगल क्या है, अल्फा। तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एन नॉट साइन अल्फा। स्नेल लॉ जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एन नॉट साइन अल्फा। इट शुड बी इक्वल टू, अंदर जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है, बीटा, और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, n1। तो आप इसको क्या कहेंगे, एज पर दिस स्नेल लॉ एन नॉट साइन अल्फा इट शुड बी इक्वल टू n1 साइन बीटा। तो आप ये देखें जरा, इसने अपन नीचे लिख रखा है
as shown in figure 28 from Snell law, n naught sin alpha equal to n1 sin बीटा। अब एक ट्राइंगल बन रहा है जहां पर एक एंगल जो है बीटा है, दूसरा एंगल गामा है और तीसरा एंगल राइट एंगल है। राइट एंगल मींस 90 डिग्री का एंगल है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर यहाँ बीटा की वैल्यू देखें तो बीटा को आप इन अदर वर्ड्स क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस गामा। क्लियर है ये? तो अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, n1 साइन 90 माइनस गामा को क्या लिख सकते हैं, n1 कॉस गामा। इस लाइन में कोई दिक्कत है बच्चों? अभी तक तो आपने क्या करा था बेटा, अभी तक तो आपने केवल स्नेल लॉ करा था। स्नेल लॉ में हो सकता है आपने एन नोट को जो है वो 1 मान लिया हो और n1 की डेफिनेशन दे दी हो साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। क्यों? क्योंकि एन नोट क्या है, बाहर। एन नोट तो जो है वो बाहर एयर है। एक सेकंड बच्चे, एन नोट है क्या, बाहर एयर है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि 1 होता है, तो अपन n1 कह देते हैं, n1 जो होगा दैट शुड बी साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। और एक्चुअल में स्नेल लॉ जो है वो है इसी तरह से जैसे आपके अपन ने बनाया है, एन नोट साइन अल्फा इक्वल टू n1 साइन बीटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? इस इक्वेशन नंबर 1 में आगे बढ़े बच्चे। आपका फीडबैक जो है वही बताएगा कि आगे बढ़ना है या दोबारा समझाना है। से समथिंग, यस और नो। क्या बात है बच्चों, आवाज नहीं आती है आपकी। अगर समझ में आ गया तो कह दें कि, तो समझ में, यदि समझ में आ गया है आपको तो कह दें कि वी विल अपन आगे चलें, ओके सर। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप कहें कि सर 1 मिनट ये दोबारा बताएं। दीपक, आशीष, यस सर। आगे बढ़े बच्चे, बताओ कोई दिक्कत हो तो। यस सर। नो सर, आगे बढ़िए। दोबारा बता दो सर। है, बोलो बोलो। सर रिपीट कर दीजिए सर। सर एक बार और बता दीजिए। एक बार वापिस बता दीजिए। यस सर। बच्चे देखो, इसमें तो अपन ने कुछ नहीं करा है, सिंपल स्नेल लॉ काम में लिया है। अपन ने कहा एन नॉट साइन अल्फा, बाहर जो है, बाहर का ये ऑप्टिकल फाइबर से बाहर स्नेल लॉ जब लगाएंगे तो क्या होता है, एंगल मल्टीप्लाई बाय ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय जो है, जो भी आपका एंगल है, साइन ऑफ एंगल। तो बाहर के लिए अपन ऑप्टिकल फाइबर से बाहर के लिए तो अपन लेंगे एन नॉट साइन अल्फा, और अंदर के लिए जो है वो अपन लेंगे n1 साइन बीटा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर का n1 है इसलिए, और एंगल बीटा है। और अपन ने साइन बीटा को अगर अपन देखें तो बीटा को अपन 90 माइनस गामा भी कह सकते हैं, इसलिए अपन ने बीटा की वैल्यू रखी है साइन, वो सॉरी 90 माइनस गामा। और साइन 90 माइनस थीटा क्योंकि अपन जानते हैं कॉस थीटा होता है, इसलिए अपन ने इसे कहा है कॉस गामा। तो वी कैन से दैट n नॉट साइन अल्फा इट इज इक्वल टू n1 कॉस गामा। ठीक है, और यहाँ पर अगर अपन देखें इस फिगर से, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द क्लेडिंग लेयर इज गामा, देन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन it is essential that gamma should be greater than equal from critical angle। और क्रिटिकल एंगल यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आईसी से। तो नीचे देखो अपन ने इक्वेशन नंबर 2 जो लिखी है वो लिखी है गामा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल आईसी। ठीक है, और दोनों तरफ अपन कॉस ले लेते हैं। जब कॉस लेंगे तो कॉस स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से 1 होता है, इसलिए साइन जो है इसको अपोजिट कर देंगे, और अपोजिट करने के कारण इसको क्या लिखेंगे, कॉस गामा इज लेस देन इक्वल
कॉस ऑफ आईसी, ठीक है। और आई कॉस कॉस थीटा क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू लिख देंगे रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा मीन्स अपने पास यहाँ पर क्या है, आईसी, तो आईसी लिख दिया है अपन ने, ठीक है। अब साइन आई होता क्या है, साइन आई जो है उसकी डेफिनेशन आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की टर्म में लें तो n2 अपॉन n1 कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया n2 अपॉन n1 साइन आईसी की जगह। अब देखो यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। साइन आईसी जो है उसकी जगह जब n2 अपॉन n1 लिखेंगे तो होना क्या चाहिए, दोनों तरफ ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसने क्या करा है, बुक ने प्रिंटिंग मिस्टेक है, बुक में n2 का स्क्वायर नहीं करा, अपॉन n1 का स्क्वायर करा है। लेकिन इसने प्रिंटिंग मिस्टेक जो है बुक में आगे अपने आप सही कर ली। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर, या एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर, और क्रॉस स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस गामा इक्वल टू, वो सॉरी, दोनों तरफ जो है पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं फिर स्क्वायर कर लेंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, कॉस गामा इज लेस देन इक्वल रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, n1 cos गामा लेस देन इक्वल रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इसने क्या करा, वहां पर स्क्वायर नहीं लिया था प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण, और नीचे आके जो है n2 का स्क्वायर अपने आप कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, इक्वेशन 1 और 3 से अगर अपन देखेंगे तो n1 cos गामा जो राइट हैंड पे आया था उसमें लेफ्ट हैंड की वैल्यू, अगर राइट हैंड साइड में जो वैल्यू देखें उसमें इक्वेशन 1 से हमने कहा था n नॉट साइन एल्फा शुड बी इक्वल टू n1 cos गामा। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख रखा है इसने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 अपन n1 cos गामा की वैल्यू रख देंगे, दैट इज n नॉट साइन अल्फा, वैल्यू रख देते हैं n नॉट साइन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखें जरा, पहली बात तो बात करते हैं अपन अल्फा की। अल्फा तो क्या था अपने पास, एक तरह से अल्फा जो है वो इंसिडेंट एंगल था, या आप उसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं जब अल्फा इंसिडेंट एंगल था तभी गामा एंगल बना है। मतलब ये जो है लाइट का एक्सेप्टेंस एंगल है, अगर आप गामा इस अल्फा को इससे बढ़ा देते हैं तो गामा जो है वो अपने आप ही जो है वो चेंज हो जाता। तो आप इसको क्या कहेंगे कि अल्फा इज कॉल्ड मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है ये बना है एन नॉट साइन अल्फा, उसमें गामा अल्फा जो है, अल्फा इज कॉल्ड मैक्सिमम एंगल ऑफ लाइट, और एन नॉट साइन अल्फा जो है इसे एक स्मॉल टर्म से अपन रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द फाइबर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर को अपन एन नॉट साइन अल्फा कहेंगे, और जहां पर भी, और एन नॉट साइन अल्फा इक्वल किसके आ रहा है, रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो नीचे देखें जरा, इसने कहा भी है कि लेफ्ट हैंड साइड में इसने लिखा है Na मींस न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर इसने यही कर दिया n1 माइनस n2 और n1 प्लस n2। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि n1 और n2 में स्लाइटली चेंज होता है, मींस क्या होगा, n1 और n2 जो है लगभग इक्विवेलेंट ही होंगे। तो आप क्या करोगे, जब उनका एवरेज निकालोगे तो n1 और n2 का एवरेज जो है अप्रोक्स सेम ही आएगा, आइदर n1 और n2।
राइट हैंड साइड में इसने लिख भी रखा है, सिंस n1 and n2 is approximate same, then we can say that average of n1 and n2 is either n1 और n2। आप किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसने n1 से रिप्रेजेंटेशन करा है। तो आप क्या कह, जब वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, n1 माइनस n2 मल्टीप्लाई बाय 2n1। ठीक है, 2n1 में आप क्या करेंगे, आप एक, क्योंकि ये मैथमेटिकल टर्म बड़ी हो गई है, इसलिए इस टर्म को छोटा करने के लिए हमने एक जो है वो रिप्रेजेंटेशन रखा है डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू क्या हुई है, n1 माइनस n2। अच्छा, इसमें इसने उससे पहले क्या करा है, n1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करा तो ऊपर तो क्या हो जाएगा n1 स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा n1। ठीक है, तो ये जो आया है n1 स्क्वायर रूट ऑफ 2n1 स्क्वायर जो आया है, उसमें n1 स्क्वायर में से n1 तो इसने बाहर ले लिया, तो नीचे वाली टर्म में इसने n1 लिख दिया, और अंदर जो बचा था n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 ऑफ 2, तो ये इसने अंदर लिख दिया, और इसने कह दिया 2 ऑफ डेल्टा बचा है अंदर रूट के, वेयर डेल्टा can be represented as n1 minus n2 divided by n1 is defined as the fractional change of refractive index of the core with respect to cladding। ठीक है, वैसे तो हम ये कह कर आए हैं कि कोर और क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज तो होगा, लेकिन चेंज जो होगा वो बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज देखें विद रेस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स, तो क्या होगा, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और वाटर का होता है 1.33 और एयर का होता है 1, तो इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा है वो बहुत स्लाइटली चेंज आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से कोर और क्लेडिंग का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, ये थ्योरी, आपकी थ्योरी का पार्ट खत्म हो गया है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं ताकि आगे बढ़ें फिर। ठीक है, ऐसा करिएगा, कल बताइएगा, मैं आपको आगे बढ़ा देता हूँ, ताकि आपको आगे बढ़ाने से क्या होगा, ये थ्योरी पूरी खत्म करा देता हूँ, और थ्योरी खत्म कराने के बाद जो है वो अपन इसके फीचर्स और जो है न्यूमेरिकल वो कल करेंगे। यहाँ नेक्स्ट देंगे टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर अपन देखें तो सबसे पहले इस फिगर में आए, इस फिगर में अगर tan थीटा निकालें, इसमें एक एंगल दिख रहा है, एक सॉरी ट्राइंगल दिख रहा है अपने को BEC। ठीक है, इस ट्राइंगल में अपने को बेस जो दिख रहा है वो EC दिख रहा है, और परपेंडिकुलर जो दिख रहा है वो दिख रहा है BE। समझ में आ रहा है? इन दी ट्राइंगल BEC अपने को बेस जो है EC है, और ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो है वो BE है। तो आप tan गामा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? tan गामा को रिप्रेजेंट करेंगे BE डिवाइडेड बाय EC। तो यहाँ देखें जरा, इसने tan गामा को रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट इज ये टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन में। भाई आप ये देखना चाहते हैं कि ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ कितनी बार है, सपोज दैट कि एक पर्टिकुलर अगर आपने ले लिए तो उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कितनी बार। तो हमने क्या करा, tan गामा को इस फिगर के अकॉर्डिंग लिखा, तो क्या आ गया BE अपॉन EC। ठीक है, अब गामा यहाँ पर है क्या, गामा यहाँ पर है 90 माइनस बीटा। जैसे बीटा जो था वो था 90 माइनस गामा, वैसे ही जो है वो गामा जो है वो भी 90 माइनस बीटा है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं गामा की 90 माइनस बीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो वैल्यू रख दी है, जब कॉट की वैल्यू tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू रखी है, तो वैल्यू क्या आ रही है, कॉट थीटा। तो वैल्यू क्या है, ये इसको सॉल्व करके देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो वैल्यू आ रही है BE इक्वल टू 2A कॉट बीटा।
2a कैसे लिखा है इसने, देखो बच्चों, EC लिखा है, इसने EC की वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट, ये EC था ना, इस EC की वैल्यू पुट कर दी 2a, इसका मतलब वैल्यू जो आई है BE की, दैट इज 2a cot बीटा। जब BE की वैल्यू आई है 2a cot बीटा, तो BD की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4a cot बीटा। तो ये देखें जरा, यहाँ पर BE की वैल्यू तो निकाल दी 2a cot बीटा, और BD की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा, 4a cot बीटा। ठीक है, और आप BD जो है, जहां पर हमने 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल बनाया है, B पर रिफ्लेक्शन का एंगल बन रहा है और D पर रिफ्लेक्शन का एंगल बन रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं कि 2 पॉइंट जो हैं जहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है एक ही सरफेस पर, पैरेलल सरफेस पर, दैट आर B एंड D, और वो B और D जो है उसकी लेंथ अगर कोई भी BD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस लेंथ को सपोज हम L डैश मान लें। अब देखो यहाँ पर क्या माना है, L डैश ही माना है, तो L डैश की वैल्यू क्या होगी, 2a cot बीटा, या 2a cot बीटा को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, नहीं सॉरी 4a cot बीटा, 4a cot बीटा को आप जनरली अपन साइन कॉस tan में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर भी कॉट को जो है tan में चेंज कर देते हैं, तो आप क्या कहेंगे, L डैश की वैल्यू जो रहती है वो रहती है 4a tan बीटा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, L डैश शुड बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, L डैश tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a, और 4a को अपन चाहें तो लिख सकते हैं 3+1 ऑफ a। 3+1 क्यों लिखा है अपन ने, 3+1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपका एक ही बार रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है ना, ये B पर हो गया, C पर हो गया, D पर हुआ, इसका मतलब 3 बार जब रिफ्लेक्शन होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, L डैश इक्वल टू L डैश tan बीटा इक्वल टू 4a या 3+1 ऑफ a, मतलब एक पैरेलल सरफेस पर जब रिफ्लेक्शन अपन काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसमें 3 बार रिफ्लेक्शन होगा, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3+1 ऑफ a। और अगर L डैश लेंथ ने मान लेते हैं कि हम ये L डैश लेंथ नहीं ले रहे, L डैश इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि L डैश तो हमें पता है BD है, और अगर वहां पर n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो, जैसे यहाँ 3 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, 3 टाइम्स रिफ्लेक्शन हुआ है, तो हमने 3+1 लिख दिया। अब हम मान लेते हैं if there are n number of reflection when a ray propagate through a optical fiber of length L, then we can write L tan beta. L, we have represented L in place of, suppose that, एक मिनट, we have represented L in place of L dash, तो हम क्या करा है, लेंथ जो है L डैश की जगह L मानिए, और वैल्यू क्या हो गई, L tan बीटा, एंड इट इज इक्वल टू 3+1, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितनी बार हुआ है, हम तो ये लेके चल रहे हैं कि लेंथ जब n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहे हैं तो लेंथ जो है वो L है, तो आप क्या करेंगे, n+1 ऑफ a, इसका मतलब n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे तो क्या हो जाएगा, n+1 इक्वल टू L tan बीटा अपॉन a। ठीक है, अब बच्चों ये जो नीचे जो आ रखा है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर और एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इसको एक बार पढ़ के देखना आप लोग, मैं इसकी डिटेल स्टडी करवाऊंगा आपको, और डिटेल स्टडी जो करवाऊंगा वो बाद में करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर पे, और जिस तरह से आज हमने एक्स्ट्रा लेक्चर लिया है उस तरह से एक्स्ट्रा लेक्चर अपन लगाते रहेंगे, ताकि जो है अपन डिटेल स्टडी कर सकें, प्रीवियस ईयर्स के चैप्टर, प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल कर सकें। न्यूमेरिकल का वेटेज जो है वो ज्यादा रहता है, और इस चैप्टर में क्वेश्चन जो बनता है इम्पोर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो एक ही क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर। पहली बात, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, एंड गिव द रिलेशन, एंड पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा इसका, जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, प्रूव दैट Na is equal to n1 रूट ऑफ 2 डेल्टा, एक तो ये आया है।
दूसरा है अब जो आगे पढ़ेंगे उसमें है ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में तो जरा सा दे रखा है इसलिए कुछ नहीं आया, बाकी इसमें है राइट इट डिटेल नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के डिटेल नोट लिखने होते हैं, जैसे सपोज अभी हमने जो ये शेयर करा है इसमें तो यही है, कम्युनिकेशन में, ट्रांसमिशन ऑफ इमेज में, मेडिकल में काम में लेते हैं इसको। ये तो इसमें जरा सा शॉर्ट में दे रखा है, हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे उस दिन जो है डिटेल में बताएंगे और आपको जो है वो मैटर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एक बार अटेंडेंस तो ये तो आपका लेक्चर तो जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, और सुमित जी यस सर। रिकॉर्डिंग बंद कर दो यार प्लीज। हाँ सर, और सर मैं ये कह रहा था जैसे आपका अभी खत्म हो जाए ना, सिर्फ 10 मिनट और हाँ मैं हाँ बच्चों के लूंगा, है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं इनसे